Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the difference between the prokaryotes and eukaryote cells. Let's start. अब हम कंपेयर करने वाले हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल को। आप काफ़ी जूनियर क्लासेस से ये डिफरेंस पढ़ते चले आ रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, और फिर आपने मैट्रिक में भी पढ़ा 9th 10th क्लास में, फिर उसके बाद आपने जो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 आपको याद होगा, वहाँ पर आपने पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंबाइंडली हमने जितना भी ओवरऑल अपने सिलेबस में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के हवाले से पढ़ा, उनको कॉम्प्रिहेंसिव कर एक ही टेबल के शक्ल में जो है उसको मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो किंगडम है वो सिर्फ एक है, द फर्स्ट किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा। क्लियर? और बाकी 4 जो किंगडम्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर? तो ये पहली चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने इनके कंपैरिजंस आपके लिए प्रिपेयर किए। सो लेट अस स्टार्ट। तो द फर्स्ट फीचर इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? वो मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के गिर्द होती है। ठीक है? तो प्रोकैरियोटिक सेल आपको याद आ गया होगा, सबसे बड़ा डिफरेंस फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल वो न्यूक्लियस का तो इशू है इनके अंदर। ठीक है? जो आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, अब तक पढ़ते आपको ये समझ में आई कि इनमें न्यूक्लियस का सबसे मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है? तो न्यूक्लियस बनता ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। क्योंकि अगर हम टेक्निकली बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा बाकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन्स, जिनको हम जर्नल सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, वो इनके अंदर नहीं होती हैं। तो इस वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जनरलाइज्ड एक सेल मेम्ब्रेन है जो कि ऑर्गेनल्स की गिर्द होती है, क्योंकि न्यूक्लियस एक ऑर्गेनल है। क्लियर? तो इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जबकि कंपैरेटिवली हम यूकैरियोटिक सेल को देखें तो यहां पर तो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं द न्यूक्लियर एनवेलप। क्लियर? और आपको याद होगा कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दैट इज कॉन्टिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट होल्ड्स द न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म उसको ये होल्ड करके रखती है। क्लियर? आगे चलकर जब हम मजीद इनकी डिटेल्स में जाएंगे ऑर्गेनल की, सो आई विल शेयर विद यू ऑल डिटेल्स। क्लियर? अब आते हैं जरा नेक्स्ट फीचर की तरफ, दैट इज क्रोमैटिन मटेरियल। सो क्रोमैटिन आपको याद है, दैट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर that is present as a genetic material, जिसको हम क्रोमैटिन बॉडी भी कहते हैं, सो क्रोमैटिन मटेरियल भी कहते हैं इसको। ठीक है? मींस द क्रोमोसोम और द डीएनए, इन शॉर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक मटेरियल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो क्रोमोसोमल डीएनए है दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और यहां पर एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है कि साइटोप्लाज्म में जो सेंट्रल है, इट इज सेंट्रल। क्लियर? साइटोप्लाज्म के बिल्कुल सेंटर में इनका जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। अब आते हैं जरा यूकैरियोटिक सेल की तरफ। तो यूकैरियोटिक सेल में डियर स्टूडेंट्स द न्यूक्लियर मटेरियल, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, ये जो क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है? एनवेलप के अंदर मौजूद है, जबकि यहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। यानी कि इन अदर वर्ड्स आई कैन से इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्लियर? जबकि यहां पर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप, या जिसको मैं कह सकता हूं न्यूक्लियस। Is that clear to you? Now, the next nucleus को ही हम ले आते हैं। ठीक है? न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस एज दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई न्यूक्लियर एनवेलप ना होने की वजह से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से, दे लैक और दे डू नॉट हैव, और द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन देम। दे लैक न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन देम। क्लियर? क्लियरली हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि इसमें द न्यूक्लियस इज नॉट प्रोमिनेंट। तो प्रोमिनेंट का मतलब, ये वर्ड इस्तेमाल करना, इसका मतलब है कि प्रोमिनेंट नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो होगा। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि जो क्रोमैटिन मटेरियल यानी कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इनका क्रोमोसोमल डीएनए है, जिस रीजन में मौजूद है, यानी कि वो सेंट्रल रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, उसको हम न्यूक्लियोइड रीजन जरूर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड रीजन। क्लियर? तो न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन उस रीजन को जहां पर इनका क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा हुआ है, इनकी क्रोमैटिन बॉडी पड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड रीजन। और यूकैरियोट्स में सो देयर इज अ वेल डिफाइंड, अ प्रोमिनेंट एंड वेल एस्टैब्लिश्ड न्यूक्लियस इज देयर। क्लियर? अब आते हैं एक और फीचर की जानिब, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। तो डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ा इशू ही यही है, मैंने आपसे
शुरू में भी यही बात की कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो सबसे मेजर डिफरेंस जिसकी वजह से इनमें डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं कि जो इंटरनल सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी आउटर जो सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अलावा जो इंटरनल सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं यानी कि अंदर नहीं होती। जब वो नहीं है तो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स यानी कि जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी इनके अंदर नहीं होंगे इन द प्रोकैरियोटिक सेल। दे लैक membrane bounded structures, that is mitochondria, that is endoplasmic reticulum, that is Golgi apparatus, that is chloroplasts or the other plastids. Clear? So they lack them. Clear? अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल की तरफ. So they have membrane bounded structures, they have mitochondria, they have chloroplast, they have leucoplast, they have all kind of plastids, they have the Golgi apparatus, they have the vacuoles, they have the other kind of membrane bonded organelles like the vacuoles, etc., etc., etc. So they possess all the membrane bonded structures. Clear? आइए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो एक अनदर फीचर है, दैट इज राइबोसोम. तो ये वाहिद ऐसा ऑर्गेनल है डियर स्टूडेंट्स, राइबोसोम, जिसको हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं. ये चूंकि मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है, सिर्फ वाहिद ऐसा ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोट्स में मौजूद है. क्योंकि ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर नहीं है तो ये किस में मौजूद है? प्रोकैरियोट्स में, वाहिद ऐसा ऑर्गेनल. सो लेकिन फिर भी डिफरेंस है, फिर भी डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है कि इसके साइज का. जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो राइबोसोम्स हैं दे आर 70S एंड यू नो वेरी वेल अबाउट एस. एस इज द स्वेटबर्ग यूनिट, जो सेंट्रीफ्यूगेशन की यूनिट है. जो हम जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो उस वक्त जहां पर वो लेयर्स बनती हैं, जहां पर सेटल डाउन होते हैं स्ट्रक्चर्स, तो उसके लिए हम ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं एस. एस मींस स्वेटबर्ग. तो ये कहां पर सेटल होता है? एट 70S, मतलब अ लिटिल बिट हायर, अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम द यूकैरियोटिक राइबोसोम. ये थोड़ा सा लाइट वेट है. इसका जो स्मॉलर सब यूनिट है दैट इज 30S और जो लार्जर सब यूनिट है दैट इज 50S. अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि 30 + 50 इज इक्वल टू 80, देन व्हाई वी राइट ओवर हियर 70. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम मैथमेटिक्स नहीं सॉल्व कर रहे हैं. जब इन सब यूनिट्स को सेपरेट व्हेन दे आर सेपरेट, जब इनको जब स्पन किया जाता है और उनकी सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है तो स्मॉल सब यूनिट जो है इट सेटल्स एट द 30S व्हाइल द लार्ज सब यूनिट इट सेटल्स एट द 50S. बट व्हेन दे आर एट कंबाइंड फॉर्म, जब ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं तो तब ये लेयर बनाते हैं, ये सेटल होते हैं एट द 70S. क्लियर? तो देयर इज नथिंग टू डू विद द मैथमेटिक्स ओवर हियर, क्योंकि 30 + 50 इज इक्वल टू 80. नाउ इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, द eukaryotic ribosome is a little bit larger than the prokaryotic ribosome. It is 80S. Clear? It is a little bit heavier or larger. तो इसका जो smaller subunit है, it settles at 40S, while the larger subunit is 60S. So again, 60 + 40 is not 100. यहाँ पर हम mathematics नहीं कर रहे कि यहाँ पर अगर 40 + 60 100 होना चाहिए तो यहाँ पर 80 क्यों है? So again, the logic is over here. Clear? वही logic है जो मैंने यहाँ पर आपको बताई. When they are separate, they will separate at 40 and the larger at 60. When they are combined, they will form the layer at the 80S. Now, dear students, come towards the DNA, the deoxyribonucleic acid, the genetic material. तो अगर इसकी शेप की बात देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें सर्कुलर होता है, like this. जबकि if we talk about the eukaryotic cell, so it is linear, like this. क्लियर? हाँ, ये कॉम्पैक्ट होकर के कोई मुख्तलिफ शेप्स अटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर जब इनको आप अनवाइंड करें और खोलेंगे तो ये इसकी सर्कुलर बनेगी और इसकी लीनियर शेप बनेगी. इज दैट क्लियर? अब आइए जरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म के बाहर है, मींस आफ्टर द मेम्ब्रेन व्हिच कवर्स द प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. लेकिन यहां पर तो खैर न्यूक्लियस ही नहीं है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन तो वो तो जरूर है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जहां तक बात है, इसके बहुत बारीक होती है, डेलिकेट होती है, इसमें ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, मतलब कि वो लिपिड बाइलर स्ट्रक्चर ही है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, उसमें प्रोटीन्स भी हैं, उसमें जो है वो लिपिड्स भी हैं. लेकिन लिपिड्स इसमें फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है. दूसरे जो कैटेगरी है दैट आर कॉल्ड एज स्टीरोल्स, वो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होते, दे आर एब्सेंट. आपको याद होगा, आगे चलकर मैं आपसे डिटेल से डिस्कस भी करने वाला हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. तो जो हमारे सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लिपिड बाइलेयर के अंदर ही मौजूद होते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है. तो इनके अंदर स्टीरोल्स नहीं है, जबकि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल यानी स्टीरोल्स मौजूद होते हैं. इज दैट क्लियर? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. बाकी मतलब कि कंपोनेंट्स की बात करें तो वैसे ही है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, बाकी लिपिड्स भी हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, इंटेग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स, एवरीथिंग. बट ओनली वन डिफरेंस बिटवीन देम इज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे लैक स्टीरोल प्रोकैरियोट्स व्हाइल द यूकैरियोट्स दे possess them. Now comes towards the cell division. So how do the prokaryotes they divide? So dear students,
इनके अंदर ना तो माइटोसिस होती है और ना ही मियोसिस। तो फिर क्या होता है इनके अंदर? जी डियर स्टूडेंट्स, यस यू आर राइट, इनके अंदर माइटोसिस से मिलती जुलती एक सेल डिवीजन होती है। किससे मिलती जुलती? अ डिवीजन विच इज सिमिलर टू माइटोसिस कॉल्ड बाइनरी फिशन। तो फिर माइटोसिस क्यों नहीं है? डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा माइटोसिस ये एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें इसके आगे दो फेजेस हैं, आगे कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की आगे सब कैटेगरीज हैं, द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, और अल्टीमेटली क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है डिवाइड हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो फ्रॉम कैरियोन मींस न्यूक्लियस, तो जब इसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है तो फिर कैरियोकाइनेसिस तो हो ही नहीं सकती। सो दैट इज द रीजन इनके अंदर फिर माइटोसिस नहीं होती, लेकिन उससे मिलती जुलती एक डिवीजन होती है जिसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। बाइनरी मींस टू, फिशन मींस टू स्प्लिट। तो एक बैक्टीरियल सेल दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। दैट वेरी सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। जबकि यूकैरियोट्स में माइटोसिस भी मौजूद है और मियोसिस भी होती है। और याद रखना है कि जो माइटोसिस है ये हैप्लॉइड सेल्स में भी होती है, ये डिप्लॉइड सेल्स में भी होती है, जबकि मियोसिस इट ओनली टेक्स प्लेस इन अ डिप्लॉइड सेल। क्लियर? ये हैप्लॉइड सेल्स में मियोसिस नहीं होती है। चलिए आगे एक और फीचर की जाने मूव करते हैं, दैट इज द सेल वॉल, अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कंपैरिजन। तो आपको याद होगा कि जो प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया, द किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोकैरियोटी, उनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, बहुत सारे लेयर्स पॉलीसैकेराइड्स, और उनके दरमियान में कोवलेंटली बॉन्डेड है शॉर्ट चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। इसको कलेक्टिवली हमने क्या नाम दिया था? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडो फॉर अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकन फॉर द शुगर्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि पॉलीसैकेराइड्स। सो इट इज कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकन। इसको कॉमन नेम दिया गया म्यूरिन का। क्लियर? और यहां पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस आपके लिए करवाई गई, दैट वाज सैक्यूलस। सैक्यूलस क्या? जैसे कि बकरे के ऊपर एक खाल होती है, ठीक है, वो उसकी जो स्किन है, तो स्किन उसकी प्रोटीन से बनी हुई है, मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर से बनी हुई है, उसमें लिपिड्स में, प्रोटीन्स में, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में, एवरीथिंग इससे। लेकिन क्या सिर्फ इतने से हिस्से पे वो खाल होती है? अब जब कुर्बानी देते हैं तो जब उसको कुर्बानी के बाद जब उसकी खाल उतारी जाती है तो इट्स अ होल यूनिट, एक ही यानी कि वो खाल का यूनिट होता है। इसी तरह से बैक्टीरिया की भी जो सेल वॉल है, इट इज कंसीडर्ड एज अ ह्यूज कंप्लेक्स सिंगल मॉलिक्यूल, एक ही खाल है। सो दिस वेरी सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल कंप्लेक्स इज कॉल्ड एज सेक्यूलस। वाइल इन यूकैरियोटिक सेल वो वेरी करती है कि कौन सा यूकैरियोटिक सेल है, तो उसमें फिर सेल वॉल वेरी करेगी। इफ यू टॉक अबाउट द प्लांट्स तो उसमें यूजुअली द ट्रू सेल वॉल इज, जिसको हम कहते हैं, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेकेंडरी सेल वॉल वो बनती है लिग्निन, क्यूटिन और सिलिका और वैक्सीज वगैरह वगैरह से, ठीक है। और इसी तरह से फंजाई की बात करें सो इनकी सेल वॉल किससे बनती है? काइटिन से बनती है। सो यू नो वेरी वेल फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की किससे बनती है? दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एज वेल। क्लियर? सो वो यूकैरियोटिक सेल आगे वेरी करेगा और उसी हिसाब से उसकी आगे फर्दर जो है वो सेल वॉल की कंपोजिशन। फ्रेंड्स, कंपोजिशन ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला आपको पता है बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में पढ़ा आपने, और फ्लैजेला की बेस के ऊपर फिर बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ी एट्राइकस एंड मोनोट्राइकस एंड लोफोट्राइकस एंड एम्फीट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। क्लियर? तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो इनके फ्लैजेला होते हैं दे आर मेड अप ऑफ अ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड एज फ्लैजेलिन। क्लियर? जबकि यूकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजेला मौजूद होते हैं, but their flagella are not made up of flagellin, they are made up of tubulin protein. Clear? आपको याद होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स में, तो मतलब चूंकि इनके अंदर वो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी नहीं है तो इनके अंदर वो फिर ट्यूबुलिन भी नहीं है, इनके अंदर फिर वो एक खास किस्म की प्रोटीन जिसको हम फ्लैजेलिन कहते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ फ्लैजेला बिटवीन देम। आइए चलते हैं थोड़ा सा इनकी ओरिजिन की तरफ और थोड़ा सा एवोल्यूशन की तरफ। एवोल्यूशनरी कहानी है उसके हिसाब से देखा जाए तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये बहुत ही प्रिमिटिव सेल है, बहुत ही पुराना। ऐसा समझा जाता है कि जैसे कि इसको कंसीडर ऐसे किया जाता है नेचुरल सिलेक्शनिस्ट के हिसाब से या नेचुरलिस्ट के हिसाब से, ये दुनिया में सबसे पहले जो सेल्स आए थे उनमें से एक हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो दे रिप्रेजेंट द प्रिमिटिव स्टेज ऑफ एवोल्यूशन और दे यूज्ड टू बी अपीयर सम 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। क्लियर? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो नेचुरलिस्ट के हिसाब से यानी द पर्सन और द साइंटिस्ट व्हिच बिलीव ऑन द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू देम द यूकैरियोटिक सेल्स दे इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये इनकी एवोल्यूशन हुई है। और चैप्टर नंबर 24 याद है आपको सेकंड ईयर का, ठीक है, उसमें बाकायदा तौर पर आपने कन्वर्शन ऑफ प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट पढ़ा था, ठीक है। सो द यूकैरियोटिक सेल्स दे इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स प्रोबेबली। क्लियर? And the time span is the first eukaryotic cell that appeared on the face of the earth, that is 1.5 billion years ago. Prokaryotic 3.5 while the eukaryotic 1.5 billion years ago. चलिए आगे एक इंटरेस्टिंग
फीचर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एटीपी प्रोडक्शन. Adenosine triphosphate or the energy packet or the energy, so the form of energy which all organisms use. जितने भी organisms हैं वो ATP की majority of them they mainly use the primary form of ATP. क्लियर? एनर्जी इस्तेमाल करते हैं किसकी शक्ल में? ATP की. इनको एनर्जी पैकेट्स भी कहते हैं. अब प्रोकैरियोटिक सेल में जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है मुकम्मल तौर पर एरोबिकली, तो उससे बनते हैं 38 ATPs. क्लियर? कितने? 38 ATPs. जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक ग्लूकोज से बनते हैं 36 ATPs. सो व्हाई इज द डिफरेंस? आपको पता है कि यहाँ पर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं है प्रोकैरियोट्स में, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. तो जब एक ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के जरिए 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर वो पायरुविक एसिड दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया इन द यूकैरियोट्स, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन में 2 ATP इस्तेमाल हो जाते हैं. ठीक है, 2 पायरुवेट्स, सो 2 ATPs आर कंज्यूम्ड. सो अल्टीमेटली क्या होता है कि इसमें एट द एंड वो उन कंज्यूम्ड को निकाल करके बाकी हमारे पास जो बच जाते हैं दैट आर 36. तो चूंकि इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, तो मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो 2 ATP चाहिए थे वो यहाँ पे बचत हो गई इनके पास. सो इस वजह से इनके पास वो 2 ATP ज़ाया नहीं हुए. क्लियर? क्योंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, इनका सारा का सारा जो प्रोसेस है दैट विल बी that is going to be taken in the cytoplasm. Clear? As they do not have any membrane bonded organelles, so they have 36 ATPs net. Clear? And now the organisms which possess these cells, what are they called? The prokaryotes and the eukaryotes. किनको कहते हैं? ऐसे organisms जिनके अंदर prokaryotic cell होगा और which are made up of prokaryotic cell, they are called as prokaryotes. The organisms possessing prokaryotic cells are called prokaryotes, and while the organisms which possess the eukaryotic cells, they are called as eukaryotes. Eu means true, pro means before. Clear? Now the cytoskeleton. Cyto means cell, skeleton means a framework. तो डियर स्टूडेंट्स, इनके पास साइटोस्केलेटन नहीं है, मतलब दे डू नॉट हैव एनी माइक्रोट्यूब्यूल्स. चूंकि माइक्रोट्यूब्यूल नहीं, इसी वजह से तो इनके पास ट्यूबुलिन नहीं थी. तो ट्यूबुलिन नहीं थी तो इसलिए इनका फ्लैजिला फ्लैजिलिन से बना. अगर इनके पास भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती तो फिर इनका भी फ्लैजिला हो सकता है, ट्यूबुलिन से बनता. सो एज दे डू नॉट, यानी कि हैव द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वगैरह वगैरह, वो इनके पास नहीं होती हैं. जबकि यूकैरियोटिक सेल में तीनों तरह की जो फिलामेंट्स हैं which are involved in the formation of cytoskeleton are present, like the microtubules, the intermediate filaments, and the most slender are the microfilaments. Clear? वो तीनों तरह की filaments इनके अंदर मौजूद हैं. Now, moving to another interesting feature, that is histone. Histone, या जिनको कहते हैं they are magnets for DNA. Clear? अब dear students, जो histones हैं, they are absent in prokaryotes. Reason, चूंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है. ठीक है, तो इस वजह से इनका जो डीएनए होता है वो ऐसे डिस्पर्स पड़ा हुआ है. ठीक है, इट इज ओनली द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, डीएनए पड़ा हुआ है. इसी वजह से तो हम इनके क्रोमोसोम को प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं मानते. क्लियर? इट इज नॉट जस्ट द क्रोमोसोम लाइक आवर क्रोमोसोम. इनके पास जस्ट वो जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इन द न्यूक्लियोइड रीजन. याद रखिएगा. ठीक है, नो प्रॉपर क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, नो ट्रू क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स. रीजन, क्योंकि हिस्टोन्स नहीं है. क्योंकि हिस्टोन क्या करते थे? दे एक्ट एज अ मैग्नेट. याद होगा आपको, मतलब उनके अंदर हिस्टोन्स दे पोजेस द पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स. क्योंकि प्रोटीन है तो उसमें अबंडेंस होती है पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स की, द आर्जिनिन एंड द लाइसिन, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेट चार्ज किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज. और डीएनए के जो फॉस्फेट होते हैं उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्या होते हैं, इसके ऊपर डीएनए जो है वो ऐसे फिक्स रह जाता है. जबकि क्योंकि इसके पास ये है ही नहीं, तो इनके पास ये वाली सहूलत नहीं रहेगी. मतलब अगर ये वाली सहूलत नहीं है, सो देयर विल बी नो न्यूक्लियोसोम. इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास न्यूक्लियोसोम भी नहीं है. क्लियर? क्योंकि न्यूक्लियोसोम किससे बनता है? 8 हिस्टोन्स प्लस रैप्ड डीएनए, उसकी 2 उसमें टर्न्स होती हैं. जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, सो दे डेफिनेटली पोजेस द हिस्टोन्स, और हिस्टोन 8 हिस्टोन्स प्लस डीएनए, दैट इज इक्वल टू द न्यूक्लियोसोम. क्लियर? व्हिच इज प्रेजेंट एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स. हर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद ये इस तरह से न्यूक्लियोसोम डीएनए, न्यूक्लियोसोम डीएनए, न्यूक्लियोसोम डीएनए. सो दैट मेक्स द क्रोमैटिन. क्लियर? दैट इज द क्रोमैटिन. तो यहां पर चूंकि प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है यूकैरियोट्स में, तो इसलिए इनका जो डीएनए वो पैक्ड है. यहां पर चूंकि प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं है, इस वजह से इनका डीएनए पैक्ड नहीं होता और ना ही इनके अंदर वो हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, दैट इज सेल साइज. तो generally the prokaryotic cells, they are 10 times smaller than the eukaryotic cells. Clear? अगर हम इनमें एक डायमेंशन की बात करें, that is the diameter,
So prokaryotic cells, they range from generally 1 to 10 micrometers in diameter. 1 to 10 micrometers in diameter. जबकि eukaryotic cell, on an average, we see 10 to 100 micrometer in diameter. So they are approximately 10 times smaller than the eukaryotes, while they are 10 times approximately larger than the prokaryotes. आइए एक और इंटरेस्टिंग फीचर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज फोटोसिस्टम. सो फोटो मीन्स लाइट, सिस्टम मीन्स इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे. तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं इन द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स और फोटो ऑटोट्रॉफ्स, तो उनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं वो ऐसे डिस्पर्स नहीं होती हैं. आमतौर पर दे आर ऑर्गेनाइज्ड, वो क्लस्टर की शक्ल में ऑर्गेनाइज होती हैं. और उस क्लस्टर को क्या नाम दिया जाता है? क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को नाम दिया जाता है फोटोसिस्टम. क्लियर? अब दो तरह के फोटोसिस्टम मौजूद हैं प्लांट्स के अंदर. ठीक है, हम यूकैरियोट से पहले शुरू करते हैं. फोटोसिस्टम 1 that absorbs 700 nanometer wavelength, while the photosystem 2 680 nanometer wavelength. क्लियर? तो ये 1 और 2 का आपको याद होगा, आगे चलकर डिस्कस भी हम करेंगे कि जो 1 और 2 की बात हो रही है यहाँ पर, दैट इज ओनली जस्ट बेस्ड अपॉन द डिस्कवरी. क्लियर? पहले डिस्कवर ये हुआ था 700 वाला, तो इसलिए इसका नाम 1 रख दिया. दूसरा जब बाद में डिस्कवर हुआ तो इसका नाम 2 रख दिया. हालांकि इनमें एनर्जी लेवल का डिफरेंस है. ठीक है, इसकी एनर्जी लेवल कम है, इसका फोटोसिस्टम 1 का एनर्जी लेवल ज्यादा है. तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उनमें सिर्फ एक फोटोसिस्टम है. क्लियर? और वो फोटोसिस्टम कौन सा है? दैट इज यस 2. और वो है किसके अंदर? That is present in the cyanobacteria, which were previously known as blue-green algae. Clear? तो उनके अंदर photosystem 2 मौजूद. We will discuss about some the factors and some features related to transcription in both of the cells, the prokaryotic cell as well as the eukaryotic cell. तो transcription आपको पता है, that is the copying of a gene or a particular sequence of nucleotide from DNA टू RNA. ठीक है, डीएनए से आरएनए की शक्ल में जो कॉपिंग होती है एक जीन की या एक मखसूस पॉली जो है न्यूक्लियोटाइड चेन की, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. तो जहां तक बात है साइट की, तो प्रोकैरियोट्स में चूंकि न्यूक्लियस नहीं है तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होगी? डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म. जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन है दैट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस. पहले जो है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से आरएनए बनेगा. ठीक है, और फिर वहां से न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर. वहां से फिर वो ट्रेवल करता हुआ साइटोप्लाज्म में जाएगा और वहां पर जाकर फर्दर ट्रांसलेशन होगी. नाउ द प्रोमोटर सीक्वेंस, यू नो वेरी वेल कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाने के लिए देयर इज अ प्रोमोटर सीक्वेंस. एक जो है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है. ये 6 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस है जिसको हम गाका बॉक्स भी कहते हैं और टाटा बॉक्स भी कहते हैं. ये 2 प्रोमोटर सीक्वेंसेस हैं, इनको प्रोमोटर सीक्वेंस कहते हैं. और इन्हीं को पहचान के आगे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू करता है. तो प्रोमोटर सीक्वेंस की जहां तक बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, ये इसमें जो गाका बॉक्स है मींस द TTGACA जो सीक्वेंस है इट इज प्रेजेंट एट -35, जबकि टाटा सीक्वेंस जिसको हम TAATAT सीक्वेंस कहते हैं इट इज -10. क्लियर? सो ये यहां पर है. जबकि यूकैरियोटिक सेल में इट इज डिफरेंट. इसमें जो गाका बॉक्स है यानी TTGACA सीक्वेंस इट इज -75, जबकि टाटा बॉक्स मींस द TAATAT इट इज -25. सो इनके प्रोमोटर सीक्वेंसेस में भी डिफरेंस है एज फार एज द ट्रांसक्रिप्शन इज कंसर्न्ड. आइए जरा एंजाइम्स की तरफ चलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम्स. तो यहां पर प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज है जो कि मतलब कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन को कैरी ऑन करेगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं है. यूकैरियोटिक सेल में 3 तरह के डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेजेस हैं. आरएनए पॉलीमरेज लाइक डीएनए पॉलीमरेज ये भी सिंथेसिस करवाता है. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाता है एज यू नो. तो यहां पर 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेजेस हैं. आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3. आरएनए पॉलीमरेज बनवाता है राइबोसोमल आरएनए. आरएनए पॉलीमरेज 2 बनवाता है द मैसेंजर आरएनए, व्हाइल द आरएनए पॉलीमरेज 3 इट फॉर्म्स द ट्रांसफर आरएनए. क्लियर? सो ये आपने डिफरेंस याद रखना है. जहां तक बात है फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस की, या जिनको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस भी कहते हैं, जो जब ट्रांसक्रिप्शन हो चुकी होती है उसके बाद कुछ एडिशंस होती हैं. तो प्रोकैरियोटिक सेल चूंकि यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो ही साइटोप्लाज्म में रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही वो आरएनए बनेगा, तो सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. यहां पर कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस नहीं आएंगी, ना 7-methyl GTP कैप और ना ही पॉली ए टेल. इसकी जरूरत ही नहीं है. क्लियर? जरूरत कहां पे पड़ती है? यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि यहां में इन द यूकैरियोटिक सेल
ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होती है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए बना, ट्रांसफर आरएनए बना। आमतौर पर हम जब जिसकी बात करें वो मैसेंजर आरएनए की बात करें, सो एनी काइंड ऑफ आरएनए, स्पेशली द मैसेंजर आरएनए जब बनता है, अब इसको कहाँ जाना है? इट हैज टू ट्रेवल अ लॉन्ग जर्नी, क्योंकि 10 गुना बड़ा भी है प्रोकैरियोटिक सेल से, तो इसको जर्नी करनी है कहाँ से? फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। कहाँ से होता हुआ जाएगा? थ्रू द न्यूक्लियर पोर्ट्स। जब साइटोप्लाज्म में जाएगा या न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, तो वहां पर रास्ते में कहीं पर भी मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स मिल सकते हैं इसको, लाइक फॉस्फेटेजेस और द न्यूक्लियोसिस। तो वो इस की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको खराब कर सकते हैं, मतलब कि मैसेंजर आरएनए को जो है वो उसमें रद्दो-बदल कर सकते हैं, उसकी डाइजेशन करवा सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए अल्लाह हैज ब्लेस्ड अस विद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, ताकि जो मैसेंजर आरएनए बना है हमारे सेल में वो बहुत सेफली, सुकून के साथ, बगैर किसी चेंज के, बगैर किसी नुकसान के वो राइबोसोम तक पहुंच जाए, ताकि हम जो डिजायर्ड प्रोटीन है सेल को वो बना सके। तो यहां पर फिर यूकैरियोटिक सेल में आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन जब मुकम्मल हो चुकी होती है, जब वो मैसेंजर आरएनए का जो थ्रेड है वो रिलीज हो चुका होता है, उसके बाद इसकी फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड पे, एट द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड there is the addition of 7-methyl GTP cap, और at the last one जो आखिरी जो न्यूक्लियोटाइड होती है वहां पर एक पॉली एडेनाइलेट टेल, और जिसको पॉली ए टेल भी कहते हैं, वो ऐड की जाती है। इज दैट क्लियर? सो हियर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस आर रिक्वायर्ड in order to for the safe journey from the nucleus to the cytoplasm. Clear? Now, if we talk about the type of complexity of the transcription, हम just transcription को भी देखें, 1.2, 3, 4, 5 इस तक डिस्कस कर रहे हैं. So the last point of transcription is the type of complexity they possess. तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है बहुत सादा सी ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। जैसे वो मैसेंजर आरएनए एक ही आरएनए पॉलीमरेज से मैसेंजर आरएनए बना, वहीं पे साइटोप्लाज्म बना, साइटोप्लाज्म के अंदर ही उसकी आगे ट्रांसलेशन हो जाएगी। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा कम्प्लेक्स सिस्टम है। क्लियर? यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन है थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। देखें, एक तो सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट है, दूसरा न्यूक्लियस में हो रहा है, फिर वहाँ से न्यूक्लियर पोर्ट से होकर भी आना है, फिर यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स हैं, वो मुख्तलिफ आरएनए बनवा रहे हैं, फिर एट द एंड उसके ऊपर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हो रही हैं वगैरह वगैरह। सो इट इज अ लिटिल बिट कम्प्लेक्स एज कंपेयर्ड टू द ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोटिक सेल। And in the last, some examples are here, important. So bacteria, cyanobacteria, which is also known as blue-green algae, clear? And which is previously known as blue-green algae, the cyanobacteria, and the archaeobacteria, clear? So they are the examples of प्रोकैरियोटिक सेल। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया में खासतौर पर जैसे कि जो साइनोबैक्टीरिया के जो एग्जांपल्स हैं, इनको मतलब कि घुमा के थोड़ा सा पूछा जा सकता है, ठीक है। लाइक आपने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक, आपने पढ़ा था ओसिलाटोरिया, आपने पढ़ा था एनाबेना। तो ये साइनोबैक्टीरिया है, तो इनको घुमा के थोड़ा सा ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के डिफरेंस के वाला से कुछ घुमाया जा सकता है किसी भी एक फीचर में, क्लियर? और जहां तक बात है यूकैरियोटिक सेल की, सो एक्सेप्ट देम द प्रोकैरियोट्स, क्योंकि एक ही किंगडम है, इनके अलावा बाकी तमाम organisms, the animals and the plants and the fungi and the protists, including the algae, protozoans and fungi like protists, all are eukaryotes.